हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको बताने चल रहे हैं बायोलॉजी का 50 क्वेश्चन। बायोलॉजी का वह 50 क्वेश्चन जो आपको सीधे तो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में दोस्तों नर्सिंग असिस्टेंट्स के डायरेक्ट एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। इसलिए मैं इस 50 क्वेश्चन को आज चौथा नंबर पढ़ाऊँगा, भाग 4, क्योंकि आपको 1 से लेकर के 3 तक भाग मैंने बता दिए हैं। 50 क्वेश्चन उसमें भी है, यानी कि 1 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। आप जा कर के उन तीनों वीडियो को देख लीजिएगा। मात्र 15 या 14 मिनट का वीडियो है एक, और आपको बहुत ही हेल्प करेगा एग्जाम में। इसलिए चलिए मैं आपको यहाँ भी बताऊँगा 50 क्वेश्चन, और ये आपका इतना इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग असिस्टेंट में ही पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा बिना बकवास किए। तो देखिए, पहला 1 से 51 नंबर क्वेश्चन पूछा है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस अवस्थित है। तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस अवस्थित कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका जो है हैदराबाद में अवस्थित है। कोशिका की आत्मा की थैली कहलाता है। तो कोशिका की आत्मा की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मा की थैली कहते हैं। 80% से अधिक सेल यानी कि कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो उसमें जल जो होता है 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। दोस्तों चलिए अब यहाँ देखते हैं हम 154 नंबर क्वेश्चन। 154 में पूछा है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका हैदराबाद में स्थित है। गल्जी काय का प्रमुख कार्य है। तो गल्जी काय का प्रमुख कार्य जो होता है स्रावी होता है, स्रावी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो वह कौन सा कोशिकांग है जो डीएनए रखता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है जो डीएनए रखता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो दोस्तों मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो वृक्षारोपण करके, यानी कि पेड़ पौधा अधिक से अधिक लगाने पर मृदा अपरदन कम हो जाएगा, यानी कि रोका जा सकता है। 158 पूछा है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन सा उपभोक्ता है? तो हम द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो सौर ऊर्जा जो है हमें सूर्य से प्राप्त होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन VBI है दोस्तों, ये लिख लीजिएगा VBI, इसको आप रट जाइए। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? तो इनमें एक जीव से दूसरे जीव में अंतरण होता है। 161 पूछा है दोस्तों आपसे कि हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो एक जलीय पौधा को हाइड्रोफाइट कहते हैं, यानी कि जो जल में पौधा उगते हैं उसे हाइड्रोफाइट भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा पौधा मरुदभिद है? तो मरुदभिद कौन सा है? तो कड़िल का पौधा है, कड़िल। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। तो पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण कौन सा है? तो वायु जो है पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से जो संबंधित है हाइड्रोपोनिक। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए भारत को पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में दोस्तों? तो ये 33.33%। नेक्स्ट पूछा है 166 यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? तो जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राय हो जाएंगे। 167 पूछा है नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से नदियों की जल प्रदूषण की माप की जाती है। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती? तो वायु को प्रदूषित नहीं करती है कार्बन डाइऑक्साइड। 169 पूछा है औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न में से कौन से अतृण का उपयोग में लाया जाता है? तो उपयुक्त A और B दोनों, यानी कि पाइथेनिक और हाथी घास, ये दोनों जो है आपका सही होगा, जो खरपतवार के उपयोगी पाया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो वाहन प्रदूषण जो है हाइड्रोजन नहीं है, बाकी सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड यह है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट, यानी कि हाइड्रोजन। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा, यहाँ फिर लिख लीजिएगा सौर ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा, सौर ऊर्जा। 172 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो अधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण कौन सा है दोस्तों इसमें? तो ध्वनि प्रदूषण अधिक जो है जेट उड़ान से होता है, जेट उड़ान। 173 पूछा है, अस्थियों यानी कि बोन का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी में बोन यानी कि हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। पॉलीओन्टोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है क्या? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तितलियाँ का अध्ययन कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो तितलियाँ का अध्ययन जो है लैपिडेरियोलॉजी में करते हैं, लैपिडेटेरियोलॉजी में करते हैं तितलियों का अध्ययन। याद रखिएगा, इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंथियोलॉजी का अध्ययन होता है, तो अंथियोलॉजी का अध्ययन किस चीज़ का होता है? तो पक्षियों का अध्ययन होता है और अंथियोलॉजी में होता है। वंशागति के नियम के अध्ययन को कहते हैं, तो वंशागति के अध्ययन के नियम को जो है अनुवांशिकी कहते हैं। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा जो है आपका इंटेमोलॉजी कहलाता है, इंटेमोलॉजी। 180 पूछा है, प्लोमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्लोमान जीन का प्रतिपादन किया था दोस्तों बड़ा मैक्लिंगटन ने। याद रखिए, बड़ा मैक्लिंगटन, यानी कि आपको सीधा तक पूछता है कभी कभार मैक्लिंगटन जो है ये प्लोमान जीन का यानी कि जंपिंग जीन का अध्ययन किया था। जंपिंग जीन भी पूछता है या प्लोमान जीन भी पूछता है, ये मैक्लिंगटन आप याद रखिएगा, मैक्लिंगटन। एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हैं? तो एडवर्ड जेनर जो है आपको चेचक का खोज किया था, इसलिए चेचक से जुड़ा है। निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्यवस्था की? तो वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी दोस्तों? तो ये विलियम हार्वे है, विलियम हार्वे। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का सबसे पहला जो प्रतिस्थापन यानी कि हृदय का सबसे पहले ऑपरेशन जो किया था दोस्तों डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड। 184 पूछा है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो डीएनए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित किया था दोस्तों वाटसन एवं क्रिक ने। विकास का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? तो जोसेफ लिस्टर जो कुष्ठ रोग का उपचारक नहीं है, जोसेफ लिस्टर जो है कुष्ठ रोग का उपचारक नहीं है। बाकी देखिए जोन्स ई साल्क जो है पोलियो का आविष्कारक है, पोलियो के टीका का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेंसिलिन का जो है, और जो है एडवर्ड जेनर जो है चेचक के है, लेकिन है जोसेफ लिस्टर जो है कुष्ठ रोग का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे 187, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जो है आपका जोसेफ लिस्टर है, जोसेफ लिस्टर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर ने किया था। ये जितने भी है क्वेश्चन दोस्तों VVI है, आपको कहीं ना कहीं पूछा गया है, जो नर्सिंग असिस्टेंट में पूछा ही जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है आपका डार्विन ने बनाया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने बनाया था। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी जो है मेयर ने सबसे पहले प्रयोग किया था। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका पूछे तो दोस्तों क्या है? तंत्रिका कोशिका।
तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तंत्रिका ऊतक की इकाई जो है न्यूरॉन है। अनुवांशिकता के जनक कहते हैं, तो अनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं कौन? मेंडल को कहते हैं। लास्ट स्लाइड इस वीडियो का 194। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो एक जीन एक एंजाइम पर जो है सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो बीडल व टैटम ने, बीडल व टैटम ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन व क्रिक ने। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो है आपका 46 होती है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है, यानी कि लड़का का जन्म होता है? तो पुरुष का Y और स्त्री का X। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो बालक का जन्म जो है आपका पुरुष का X और स्त्री का Y के मिलने से लड़का पैदा होता है। एक से नहीं पूछे, लाल हरित वर्णता होने का कारण क्या है? तो लाल हरित वर्णता होने का कारण जो है आपका, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस होने का कारण क्या है? X गुणसूत्र की अनुवांशिक वंशागति, यानी कि जो आपके दादा परदादा का होगा तो उसी को जो है X गुणसूत्रों की वंशागति के कारण होता है वर्णता। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया, यहाँ याद रखिएगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? तो इसमें रक्त का थक्का देर से बनना या नहीं बनना हीमोफीलिया कहलाता है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किसका तकनीक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का। डीएनए फिंगरप्रिंट से ही पितृत्व का तकनीक जो है आपको पहचान किया जाता है। दोस्तों आई होप आपने इन 50 क्वेश्चन को पढ़े होंगे और इन्जॉय भी किए होंगे दोस्तों। और ये आपको मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि नर्सिंग असिस्टेंट्स के लिए आपको बहुत ही उपयोगी है, जो कि आपको पिछले साल पूछा गया था, इस बार भी आपको पूछा जाएगा इसी सब क्वेश्चन में से। तो दोस्तों चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।